हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, फिर सघन माध्यम से पुनः उसी माध्यम यानी विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस प्रकार से घटती है, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अपवर्तनांक क्या है और किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। तो आज का हेडिंग है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। निर्वात को ही शून्य बोलते हैं। निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? किसी माध्यम में अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल ए लिखते हैं, है ना। यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि इसे स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? किसी माध्यम में अपवर्तनांक बराबर निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल तो शॉर्ट फॉर्म में सी लिखते हैं बटा उस माध्यम में कौन सा माध्यम? जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो उस माध्यम की बात कर रहे हैं। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी चाल तो है लेकिन किस माध्यम में? उस माध्यम में, यानी जो भी माध्यम हो, ग्लास हो, पानी हो, है ना, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी क्या हो जाएगा? एन बराबर सी बटा सी एन, सी और एन। ये हो गया अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। अब एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। पहला में लेते हैं हवा। तो हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है? हवा में प्रकाश के चाल, यानी चाल तो है तो किसमें? एयर में।
प्रकाश की चाल एयर में नहीं हवा में लगभग होता है, लगभग इसके बराबर ही होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। इससे कुछ कम होता होगा, ना के बराबर है ना, यानी लगभग में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप निकालिए हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो लिखते हैं हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक तो है लेकिन कहाँ है, तो एयर का अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक c बटा किसमें प्रकाश की चाल, तो एयर में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल। अच्छा, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा ये लगभग में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इससे कुछ ना कुछ कम ही है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होता है, अब कोई भी जब माध्यम आ गया तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाता है, यानी इससे कुछ ना कुछ कम है, कुछ ना कुछ कम है, यानी जब भी आंसर आएगा तो 1 से अधिक आएगा। तो अप्रॉक्स कितना आता है, 1.0003, इसे आप याद रखेंगे। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003। हम कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक लिख दिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट रहा है, यानी मात्रक खत्म हो रहे हैं, मात्रक खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मात्रक क्या हो गया, कट गया, तो मात्रक कुछ बचा नहीं। इसका मतलब है कि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक मात्रकहीन होते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पानी में प्रकाश की चाल, यानी चाल तो है लेकिन किसी में है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम आपसे पूछें कि अपवर्तनांक निकालिए पानी का, तो कैसे निकालेंगे, पानी का अपवर्तनांक यानी वाटर का अपवर्तनांक है ना, क्या लिखेंगे, c बटा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कुछ कट रहे हैं, उसे काटेंगे। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, 3 बटा 2.25। दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, 25 2 25 होता है, 25 × 100, 3 × 9, यानी 4/3, 4/3 भागा देंगे तो कितना आएगा, 1.33, यानी पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। यहाँ पे दिया हुआ 1.33। ठीक, इस प्रकार से किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो सबसे पहले उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात होना चाहिए। अब आगे निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक सबसे पहले लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, यानी चाल किसमें, ग्लास में, कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। अब लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसमें? तो ग्लास में। क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा ग्लास में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ काट रहे हैं, जिसे काटेंगे। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, 10/8 कट गया, बच गया कितना? तो 3/2। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.50 आएगा। यही आंसर हो गया। किसका अपवर्तनांक है ये? तो कांच का अपवर्तनांक है। इस प्रकार से हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यूनिट से यूनिट काट रहा है, यानी मात्रक से मात्रक काट रहे हैं। इसका मतलब कि अपवर्तनांक है जो मात्रकहीन होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अब अपवर्तनांक से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर हम बात करेंगे। नोट में करके लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे अपवर्तनांक किसी माध्यम में, अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की क्षमता को दर्शाता है। यानी अपवर्तनांक से हमें यह पता चल जाएगा कि कौन से माध्यम में कितना प्रकाश की किरणें मुड़ेगी, है ना। यानी अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की क्षमता को दर्शाता है। दूसरा, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की अपवर्तित किरणें, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की अपवर्तित किरणें अधिक मुड़ती है, अधिक मुड़ती है। यानी जितना अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें अपवर्तित किरणें उतने अधिक से मुड़ेंगे, और जितना कम होगा उतने कम से मुड़ेंगे। तीसरा पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा, सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 यानी एक से कुछ अधिक, है ना, एक से कुछ अधिक, और हीरा का अपवर्तनांक 2.24। इसे आप याद रखेंगे। तो लिखते हैं सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है, जो कितना है? 1.0003। चौथा, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, जो कितना है? 2.42। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे कि अपवर्तनांक
अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक हीन होता है, मात्रक हीन होता है। छठा पॉइंट अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। सातवां पॉइंट, अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ये हो गया सातवां पॉइंट। अब आठवां पॉइंट, अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जा सकता है। अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जा सकता है। नौमा, गहराई के आधार पर भी अपवर्तनांक को परिभाषित किया जा सकता है। गहराई के आधार पर भी अपवर्तनांक को परिभाषित किया जा सकता है। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे आगे, न्यूमेरिकल बताएंगे तब। वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ये था अपवर्तनांक। कुछ पदार्थ दिया हुआ है, इसका अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, इसे जरूर आप याद कर लेंगे। ये था अपवर्तनांक। उम्मीद करते हैं कि अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी चीज आज हम बताए हैं उन सारी चीजों को आप याद कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।